हेलो दोस्तों, वेलकम टू समड अप। आज की इस खास वीडियो में हम देखने वाले हैं कि कैसे वॉरेन बफेट ग्रेट कंपनीज ढूंढते हैं इन्वेस्ट करने के लिए और वो कैसे बुरी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचते हैं। मैंने वॉरेन बफेट की लाइफ पे काफी बुक्स पढ़ी हैं और साथ ही उनकी वैल्यू इन्वेस्टिंग की स्ट्रेटजी पे भी काफी बुक्स पढ़ी हैं ताकि मैं ये जान पाऊं कि वो कैसे अच्छी कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन सारी बुक्स पढ़ने के बाद भी कभी मुझे पूरा जवाब नहीं मिला। तभी मेरे हाथ वॉरेन बफेट का अपने शेयर होल्डर्स को लिखा हुआ एक लेटर हाथ लगा जिसमें उन्होंने एक आर्टिकल लिखा था, गुड, ग्रेट एंड ग्रूसम, यानी अच्छा, बहुत अच्छा और बहुत बुरा। और इस आर्टिकल में उन्होंने काफी अच्छे से बताया था कि वो कैसे अच्छी, बहुत अच्छी और बुरी कंपनीज को आइडेंटिफाई करते हैं। दोस्तों, ये चीज हमारे लिए जानना बहुत ही जरूरी है क्योंकि अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं या किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो आपके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि क्या वो बिजनेस एक बहुत अच्छा बिजनेस है या एवरेज बिजनेस है या फिर बहुत बुरा बिजनेस है, या फिर ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो आप अपने एवरेज बिजनेस में लाकर उसे एक ग्रेट बिजनेस बना सकते हैं। और इस चीज के बारे में हमें दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर वॉरेन बफेट से अच्छा कौन सिखा सकता है। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, वॉरेन बफेट कहते हैं कि मैं और चार्ली, जो उनके बहुत ही अच्छे पार्टनर हैं, किसी भी बिजनेस की 4 क्वालिटीज देख के उसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। नंबर 1, एक ऐसा बिजनेस जिसे वो अच्छे से समझ सकें। नंबर 2, उस बिजनेस का लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक फ्यूचर उन्हें अच्छा लगता हो, यानी उन्हें ये यकीन हो जाए कि वो बिजनेस आने वाले काफी सालों तक अच्छा पैसा बनाता रहेगा। नंबर 3, उस बिजनेस को चलाने वाले मैनेजर ईमानदार और काबिल हों। नंबर 4, और फाइनली वो बिजनेस एक अच्छी प्राइस पे मिल रहा हो, क्योंकि भले ही कोई बिजनेस कितना भी अच्छा क्यों ना हो, उसकी एक सही कीमत होती है और उस कीमत के ऊपर उसे खरीदना एक बेवकूफी होती है। तो आइए हम ऊपर के 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जरा गौर से समझते हैं। नंबर 1, एक ऐसा बिजनेस जिसे वो अच्छे से समझ सकें। दोस्तों, यहाँ वॉरेन बफेट सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस की बात कर रहे हैं, यानी कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं या ऐसे बिजनेसेस हैं जिन्हें आप अच्छे से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी सीमेंट की कंपनी में इन्वेस्ट करने का सोच रहे हैं या सीमेंट का बिजनेस करने का सोच रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत जरूरी है कि सीमेंट की इंडस्ट्री आपको अच्छे से समझ आती हो, आपको पहले से ही उसमें कोई एक्सपीरियंस हो या आपने उस इंडस्ट्री के बारे में अच्छे से पढ़ा लिखा हो, ताकि आप इस बात का अंदाजा लगा सकें कि इस इंडस्ट्री में फ्यूचर में क्या होने वाला है। तो इस बात पे गौर कीजिएगा, वॉरेन बफेट का काफी सालों का इन्वेस्टिंग एक्सपीरियंस है और उन्होंने काफी इंडस्ट्रीज पे बहुत रीडिंग की है और उनका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस यानी उनकी समझ का सर्कल भी काफी बड़ा है। लेकिन दोस्तों, फिर भी काफी ऐसी इंडस्ट्रीज हैं जो उन्हें भी पूरी तरह समझ में नहीं आती, यानी वो इंडस्ट्रीज उनकी समझ के सर्कल से बाहर हैं, इसलिए वो उनमें इन्वेस्ट नहीं करते। तो इससे पहले कि हम किसी बिजनेस को एनालाइज करें कि वो एक अच्छा बिजनेस है या बुरा बिजनेस है, हमें उस बिजनेस की पहले समझ होनी चाहिए। नंबर 2, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेटिव एडवांटेज या मोड। ये वाला पॉइंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसलिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस तरह हिस्ट्री में हमने देखा है, अगर कोई राज्य बहुत दौलत वाला हो तो दूसरे लोग उनकी दौलत को लूटने के लिए उनके किले या उनके राजा के महल पे हमला जरूर करते हैं। और अगर उस महल का डिफेंस या उसका मोड, यहाँ दोस्तों हमें मोड को समझना बहुत जरूरी है। आपको ये पता ही होगा कि पहले के लोग अपने किले या अपने एरिया को दुश्मन से बचाने के लिए उसके चारों तरफ खाई खोद देते थे ताकि दुश्मन आसानी से अंदर ना आ सके। इसी खाई को हम मोड कहते हैं और यहाँ मोड का वर्ड उस खाई के लिए यूज किया जा रहा है। इसी तरह ही वॉरेन बफेट कहते हैं कि एक अच्छा पैसा बनाने वाला बिजनेस भी उस राजा के महल जैसा है जिसपे कॉम्पिटिटर्स की तगड़ी नजर होगी और वो इस पे जरूर हमला करने आएंगे अपना शेयर लेने के लिए। इसलिए अगर किसी बिजनेस का डिफेंस या उसका मोट अच्छा है तो कोई भी कॉम्पिटिटर उसे आसानी से कॉपी नहीं कर सकता, यानी उसका मोट और डिफेंस बहुत तगड़ा है और कोई भी आकर उसके बिजनेस को खराब नहीं कर सकता, यानी वो बिजनेस लॉन्ग टर्म में काफी अरसे तक अच्छा पैसा बना सकता है। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि हर अच्छे बिजनेस के पास एक तगड़ा मोट होता है जो उसके अच्छे प्रॉफिट्स को प्रोटेक्ट करता है। अब वो मोट कुछ भी हो सकता है, जैसे कोई ब्रांड नेम, फॉर एग्जाम्पल एप्पल, कोका कोला या नाइकी। इनका ब्रांड एक बहुत बड़ा मोट है इनके लिए, क्योंकि इनके नाम से ही प्रोडक्ट बिकता है। उसी तरह ही अगर कोई कंपनी कोई प्रोडक्ट सबसे सस्ता बना सकती है तो वो भी उसका मोट हो सकता है। जैसे काफी चाइनीज कंपनीज के पास ये मोट होता है कि वो दूसरों से ज्यादा सस्ता प्रोडक्ट बना के बेच सकते हैं, इसलिए कोई कॉम्पिटिटर उन्हें पहुंच ही नहीं पाता। अगर किसी कंपनी का मोट कमजोर है और वो अभी अच्छे पैसे बना रही है तो जल्द ही उसका मोट कोई तोड़ के उसके प्रॉफिट ले जाएगा, इसलिए वो बिजनेस अभी ग्रेट बिजनेस कहलाने के लायक नहीं है। उसी तरह ही अगर किसी कंपनी का मोट ऐसा है जो बार बार बनाना पड़ रहा है तो उसका मतलब कोई मोड है ही नहीं। साथ ही एक ऐसा बिजनेस जिसका मोड एक बंदे पे डिपेंड करता है, एक स्टार सीईओ या एक अच्छा मैनेजर पे डिपेंड करता है, तो उसमें भी वॉरेन बफेट इन्वेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर एक बिजनेस को चलाने के लिए एक सुपरस्टार मैनेजर चाहिए तो फिर उस बिजनेस में अपना कोई कमाल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर आपके शहर में एक हॉस्पिटल है जहां आपके शहर के सबसे बड़े ब्रेन सर्जन काम करते हैं और वो हॉस्पिटल बहुत पैसे छाप रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो बिजनेस ग्रेट है, क्योंकि उस हॉस्पिटल का मोट वो सर्जन है और अगर वो सर्जन चला गया तो उसका मोट भी चला जाएगा और वो हॉस्पिटल फिर से एक आम हॉस्पिटल बन जाएगा और एक नॉर्मल प्रॉफिट कमाने लगेगा। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं कि आपका बिजनेस इतना अच्छा होना चाहिए कि कोई बेवकूफ सीईओ भी उसे चला ले। तो आइए अब एक ग्रेट बिजनेस का एग्जांपल देखते हैं वॉरेन बफेट की कंपनी सीज कैंडी की इंटरेस्टिंग स्टोरी देखकर। 1972 में वॉरेन बफेट ने सीज कैंडी नाम की एक कंपनी खरीदी। ये कंपनी उन्होंने $25 मिलियन में खरीदी। उस वक्त इस कंपनी की सेल्स $30 मिलियन थी और प्रॉफिट बिफोर टैक्स $5 मिलियन और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स $2.1 मिलियन। सीज कैंडी चॉकलेट बॉक्स की इंडस्ट्री में काम करती है, जो कि इतनी तेजी से ग्रो होने वाली इंडस्ट्री नहीं है, क्योंकि लोग स्वीट चीजों को लिमिटेड ही खाते हैं। इसलिए काफी बड़े ब्रांड्स इस इंडस्ट्री को छोड़ के जा चुके थे और सिर्फ 3 कंपनीज ही अच्छा प्रॉफिट बना रही थी। 1972 में जब वॉरेन बफेट ने ये कंपनी खरीदी तो सीज कैंडी वजन के हिसाब से 16 मिलियन पाउंड्स की कैंडी बेच रही थी और 2007 में 31 मिलियन पाउंड्स की कैंडी बेच रही थी। उस हिसाब से इस कंपनी की सेल वजन के हिसाब से सिर्फ 2% ग्रो की थी हर साल, जो कि काफी स्लो है। लेकिन दोस्तों हैरानी की बात यह है कि इसके बावजूद भी इस कंपनी ने अपने ब्रांड नेम और क्वालिटी की मोड की वजह से वॉरेन बफेट को बहुत सारे पैसे बना के दिए। दोस्तों ये कंपनी लेते हुए वॉरेन बफेट को एक चीज बहुत अच्छे से समझ आ गई कि कस्टमर इसके प्रोडक्ट के साथ बहुत ही लॉयल है और उन्हें यही चॉकलेट बॉक्स खरीदना है, भले ही उसकी प्राइस कितनी भी बढ़ जाए। इसका वॉरेन बफेट एक बहुत ही फनी एग्जांपल देते हैं। वो कहते हैं कि मैंने ये अंदाजा लगाया कि उस एरिया में अगर वैलेंटाइंस डे पे किसी को अपनी गर्लफ्रेंड के लिए चॉकलेट्स लेने हो तो वो सीज कैंडी छोड़ के कोई सस्ता चॉकलेट बॉक्स लेने की गलती कर ही नहीं सकता। ये बात समझते ही वॉरेन बफेट ने अपने सीईओ को सीज कैंडी की प्राइस हर साल 10% बढ़ाने का कह दिया। फिर जैसा वॉरेन बफेट ने सोचा था वैसा ही हुआ। प्राइस बढ़ने के बाद भी लोग सीज कैंडी के बॉक्स शौक से खरीदते गए और ये कंपनी स्लो ग्रोथ के साथ भी अपने प्रॉफिट्स बहुत तेजी से बढ़ाती गई। सीज कैंडी की परफॉर्मेंस हम इस टेबल से देख सकते हैं कि जब से 1972 में वॉरेन बफेट ने ये कंपनी ली तो उसके अगले 10 साल में कंपनी के प्रॉफिट $2 मिलियन से बढ़ के $13.4 मिलियन तक चले गए, यानी 10 सालों में प्रॉफिट 7 गुना बढ़ गए। और तभी 1982 में वॉरेन बफेट को एक ऑफर आई कि कोई उनसे कंपनी $125 मिलियन में खरीदना चाहता है। हालांकि उन्होंने ये कंपनी 10 साल पहले $25 मिलियन में खरीदी थी, लेकिन क्योंकि वॉरेन बफेट को इस कंपनी की असल वैल्यू पता थी तो उन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। 2007 में इस लेटर को लिखते वक्त सीज कैंडी का प्रॉफिट बिफोर टैक्स 1972 में $5 मिलियन से बढ़ के अब $82 मिलियन हो चुका था। इस कंपनी को 1972 में चलाने के लिए $8 मिलियन का कैपिटल चाहिए था और अब $40 मिलियन का, यानी कंपनी के प्रॉफिट को हर साल $82 मिलियन पहुंचाने के लिए इतने सालों में सिर्फ $32 मिलियन ही ज्यादा इन्वेस्ट हुए। इस पीरियड में वॉरेन बफेट बताते हैं कि उन्होंने इस कंपनी से $1.35 बिलियन का प्रॉफिट निकाला है और सिर्फ $57 मिलियन इन्वेस्ट करके, जो कि $25 मिलियन कंपनी को लेने में और $32 मिलियन कंपनी के प्रॉफिट्स को ग्रो करने में। यानी वॉरेन बफेट ने सीज कैंडी में सिर्फ $57 मिलियन लगा के 1350 मिलियन बनाए हैं। दोस्तों दो चीजों ने सीज कैंडी को बहुत हेल्प किया इतनी कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा अर्निंग करने में। पहली बात ये कि उनकी सारी सेल्स कैश पे थी, तो उधार था ही नहीं और अकाउंट रिसीवेबल फंसते ही नहीं थे। और दूसरा, जैसे ही कैंडीज बनती थी तो वो जल्दी बिक भी जाती थी। इस तरह से इन्वेंट्री में ज्यादा पैसा नहीं फंसता था और कंपनी की प्रोडक्शन और डिस्ट्रीब्यूशन साइकिल बहुत ही छोटी थी। यानी कम कैपिटल इन्वेस्टमेंट के साथ भी ये कंपनी तेजी से अपने प्रॉफिट बढ़ा सकती थी। इसलिए इस कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल और ROE हर साल बढ़ता ही गया। इसलिए दोस्तों वॉरेन बफेट हमें इस लेटर में बताते हैं कि ग्रेट कंपनीज की यही खासियत होती है कि वो अपने प्रॉफिट ग्रो कर सकती हैं बगैर ज्यादा इन्वेस्टमेंट के, और अक्सर इन कंपनीज का रिटर्न ऑन कैपिटल और ROE काफी हाई होता है और ये वक्त के साथ साथ हर साल और अच्छा होता जाता है। अगर आपको ऐसी कोई कंपनी सस्ते में मिल जाती है किसी भी वजह से, तो उसे आपको कभी भी बेचना नहीं चाहिए। इसलिए दोस्तों हमें ऐसी कंपनीज ढूंढनी है जो फ्यूचर में कम इन्वेस्टमेंट के साथ भी अपने प्रॉफिट्स को ग्रो कर सके, यानी उन्हें अपना रिटर्न बढ़ाने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं होती। अगर हम गूगल या माइक्रोसॉफ्ट को ग्रेट बिजनेस कहते हैं क्योंकि उन्हें भी ग्रो करने के लिए या ज्यादा कस्टमर्स तक जाने के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती। दोस्तों आज भी वॉरेन बफेट ये बात याद कर हंसते हैं
कि वो कितनी बड़ी गलती कर रहे थे सीज कैंडी की डील खराब करके, जब उन्होंने सीज कैंडी को खरीदने के लिए $25 मिलियन से ज्यादा पैसे देने से मना कर दिया था, जबकि सीज कैंडी के उस वक्त के मालिक इसे $30 मिलियन में बेचना चाहते थे। वो ये डील कैंसिल करने ही वाले थे कि एंड टाइम पे वो $25 मिलियन में मान गए। बफेट आज भी ये कहते हैं कि अगर वो मालिक ना मानते तो ये $1.35 बिलियन किसी और की जेब में चले जाते और ये उनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक के बटन को दबा दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेक श्योर कीजिए कि आपका नोटिफिकेशन ऑन है ताकि आप हमारी कोई भी वीडियो मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।